हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशन के आखिरी टॉपिक में आ चुके हैं। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट थे ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। आप लोग को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, और वो उसका एक प्लेलिस्ट भी है, तो वहाँ पे भी आप उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको पूरा सॉल्यूशन का जितने भी पार्ट्स हैं वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है नॉर्मल बात है, थ्योरेटिकल बात है, एक दो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे शांत कर देंगे। लेकिन मैंने एक सरप्राइज़ सोचा आप लोगों के लिए इसी चैप्टर के बेस पे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि वो सरप्राइज़ क्या है, जो भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज़ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन? कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, ये डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट को आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करिए ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब बात आता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप फर्दर कितना भी सॉल्यूट ऐड कर लो डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिज़ोल्व होगा? क्योंकि उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो चुका है, कोई भी वैकेंट स्पेस क्रिएट नहीं है अब वहाँ पे जहाँ पे सॉल्यूट अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में कम्प्लीटली सॉल्यूट जो है आ चुके हैं, इसीलिए वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो चुके हैं, मतलब नो मोर डिज़ोल्विंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी 3 टाइप का होता है। क्या होता है? सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, एंड तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। समझ में आया? तो ये 3 सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? ये वाला, क्योंकि यहीं पे एक फॉर्मूला डिराइव होगा, हेनरी लॉ आपके आएंगे, तो वहाँ से एक क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पार्ट विच इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, और ये तीसरा वाला जो है जस्ट नॉर्मल आप उसके बारे में जानकारी रख लोगे तो बस चलेगा। ठीक है, ये सब प्रोसीड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फैक्टर क्या है। भाई फैक्टर किस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी का? सॉल्युबिलिटी समझ रहे हो ना, किसी चीज़ का डिज़ोल्व करना, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर हो गए नेचर ऑफ सब्सटेंस, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो गया प्रेशर, और तीसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। ये तो मतलब कि हर जगह पे हैं, टेम्परेचर हर जगह आ जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई फैक्टर ना भी याद हो तो टेम्परेचर डाल दोगे तो शायद राइट भी हो जाए। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ऑब्वियसली जो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एक शुगर क्यूब है और एक शुगर पाउडर है, तो सबसे पहले कौन डिज़ोल्व होंगे? ऑब्वियसली शुगर पाउडर डिज़ोल्व होंगे, क्योंकि उनके सरफेस एरिया ज़्यादा है, पार्टिकल के साइज़ स्मॉल है, इसीलिए आपके शुगर पाउडर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी किसी चीज़ का डिज़ोल्विंग भी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। और तीसरा टेम्परेचर। हाँ, इसमें झोल है। इसमें क्या झोल है? इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर में आप 2 भाग देखोगे। जब हम एक एक करके हर एक पार्ट पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है सॉल्युबिलिटी के लिए। एक आपका एक्सो पार्ट है और एक आपका इंडो पार्ट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 के टॉपिक में पढ़े हो। जब इस हम लोग फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इस प्रिंसिपल को भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी साथ साथ में। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड।
जब हम लोग सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में। ध्यान से सुनो, किसी भी आयनिक सॉलिड को डिज़ोल्व करने के लिए 2 फैक्टर तैयार होते हैं। एक होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरे आपके होते हैं लैटिस एनर्जी। ये 2 फैक्टर के कारण कोई भी सॉलिड जो है लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। क्लियर? आगे प्रोसीड करने से पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जब कोई भी 1 मोल्स ऑफ आयन कम्प्लीटली हाइड्रेटेड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स को, या आप जब किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आप किस में डिज़ोल्व कर दिए हो? पानी में। ठीक है, इस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को आप डिज़ोल्व कर दिए हो पानी में। तो आप क्या देख रहे हो कि ये पानी जो है हर एक मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चारों तरफ से घेर ले रहा है। तो क्या दिख रहा है कहीं पे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर सॉल्यूट को चारों तरफ से कवर कर रहे हैं तो मतलब वो लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में डिस्कस है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होते हैं, मतलब डेल एच आपके नेगेटिव हो जाते हैं। और अगर डेल एच नेगेटिव है तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक का नाम दे देते हैं। क्लियर? क्यों एक्सोथर्मिक हुआ? फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी सॉल्यूट अगर पानी में डिज़ोल्व है तो पानी का जितना मॉलिक्यूल्स है उस सॉल्यूट को कम्प्लीटली क्या करते हैं? घेर लेते हैं। तभी वो सॉल्यूट क्या होता है? वेट हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, इसलिए तो वो वेट हो गया है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब क्या? डेल एच नेगेटिव। और डेल एच नेगेटिव मतलब क्या? एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर ही होता है। ये दिमाग में रख लीजिए। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होते हैं, डेल एच इनके नेगेटिव होते हैं या एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। सेकेंड आपके बात आते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है आपका? इट इज़ ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयंस इनटू अ गैसियस। ठीक है, इसमें ब्रेकिंग है, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड आयंस को जब हम लोग तोड़ के गैसियस आयन में चेंज कर देते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी आप पुट करते हो इसको सॉलिड से गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और बॉन्ड जहाँ ब्रेकिंग होता है वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब डेल एच क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। और अगर डेल एच पॉजिटिव है तो हम लोग क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, देखो बहुत खूबसूरत ये दोनों शब्द ना अपने में ही सब कुछ बता देते हैं। अगर एक्सोथर्मिक देखोगे तो ई एक्स मतलब क्या होता है? एग्जिट होना, रिलीज होना। और इंडोथर्मिक में देखो ई एन आ रहा है। ई एन अगर ले सकते हो एंटर, तो एंटर मतलब क्या? एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा है कि एक्सो क्या है, इंडो क्या है, तो ऐसे समझ लो ई एक्स मतलब एग्जिट, तो हीट रिलीज हो रहा है। और इंडोथर्मिक में ई एन आ रहा है विच मीन एंटर, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन से कि कोई भी सॉलिड को डिज़ोल्व करने के लिए आपके ये 2 फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डेल एच नेगेटिव होते हैं या डेल एच आपके एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डेल एच इक्वल टू डेल एच ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी प्लस डेल एच ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तो आपका डेल एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगा। और विच कन्फर्मिंग कि जब सॉलिड या आयनिक सॉल्यूट जब डिज़ोल्व होता है लिक्विड में तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द लैटिस एनर्जी। ऑब्वियसली क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है।
ठीक है। सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। और डेल एच हाइड्रेशन तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो अगर ये नेगेटिव है तो पूरा आपका डेल एच जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर। यहाँ से ना बहुत सारे गिव रीजंस के आते हैं क्वेश्चंस, या एमसीक्यू में ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड क्या है, एक्सो है कि इंडो है, तो यहाँ से वो सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये सॉल्व कर लोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा एग्ज़ाम में और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। तो बेटर है ना कि इस सब के बारे में अच्छा से जान जाओ। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन जो है ये तो एक पार्ट है। डिसोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल इवन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तब भी डिसोल्यूशन पॉसिबल होता है। मतलब हम लोग ये कह दें ना कि किसी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए ये 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है, जिसमें अगर डेल एच को ज़्यादा होना पड़ेगा, डेल एच को ज़्यादा मतलब नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव ज़्यादा होंगे तभी वो चीज़ डिसॉल्व होगा। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि सॉलिड तब भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं अगर ये आपका ज़्यादा नहीं हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा ना हो तब भी डिसॉल्व हो सकता है। तब कैसे डिसॉल्व होगा? तब आपका जो डिसोल्यूशन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एंट्रोपी फैक्टर पे। ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस। ठीक है। तो एंट्रोपी अगर ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा? डेल एच अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपको ये थर्मोडायनेमिक्स से ये फॉर्मूला याद है, टी डेल एस, ठीक है, टी डेल एस अगर याद है आपका, तो अगर रैंडमनेस आपके ज़्यादा हो गए तो आपका क्या हो जाएगा? वो भी सपोर्ट कर देगा टू डिसॉल्व द सॉलिड इन अ लिक्विड। क्लियर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी को नेगेटिव होगा तभी सॉलिड कोई डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड पे, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा पार्ट, इसके कम होने से भी डिसोल्यूशन पॉसिबल है, तब किस पे डिपेंड करेगा? तब वो एंट्रोपी फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्या है? चलो हम लोग देख लेते हैं कि अब टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी कैसे रिलेटेड है। हम लोग क्या जान गए कि डेल एच अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर डेल एच नेगेटिव हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डेल एच अगर पॉजिटिव हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है? आप लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल पता होगा, तो उसमें क्या है हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग हेबर प्रोसेस याद है तो N2 + 3H2 गिव 2NH3, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड हो जाते थे, मतलब नेगेटिव हो जाते थे, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या कर दिया जाता था? डिक्रीज कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये नेगेटिव जो हीट रिलीज हो रहा है वो बैकवर्ड रिएक्शन सपोर्ट कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हीट रिलीज हो चुका है। आप अगर और हीट बाहर से दोगे तो वो दोनों हीट मिलके रिएक्शन को बैकवर्ड प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो अगर डेल एच नेगेटिव है, अगर डेल एच नेगेटिव है और आप टेम्परेचर सोच रहे हो कि हम लोग बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो रिएक्टेंट को टूट के प्रोडक्ट में बनना था वो अब नहीं बनेगा, वो वापस क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड, इफ डेल एच इज पॉजिटिव तब आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ डेल एच इज पॉजिटिव देन आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? तब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये टेम्परेचर सपोर्ट करेगा टू मूव फॉरवर्ड, तब आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है,
टू मूव फॉरवर्ड। तो आप क्या देख रहे हो कि जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ किए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो गया, और जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ किए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गया। ये दोनों में चेंजेस किसके कारण आया? इसके कारण आ गया। ठीक है, ली चैटलियर भी यही बोले थे कि अगर एक्सोथर्मिक नेचर रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड प्रोसीड हो जाता है, पर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो जाता है। क्लियर? तो मतलब जैसे जो मैंने बताया था ना, जो सॉलिड का डिजॉल्विंग इंट्रोपी फैक्टर पे डिपेंड करता है तो वो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूल्स का अगर रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? और जो एक्सोथर्मिक नेचर होते हैं उनके अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये कहानी था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन आर लिक्विड। चलो दूसरा कहानी पढ़ लेते हैं। दूसरा कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेनरी लॉ है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोले थे कि हेनरी लॉ पढ़ाइए, तो पढ़िए। सेकंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉरी गैस इन अ लिक्विड, दिमाग में भी वही चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग गैस को डिज़ोल्व करेंगे किस में? लिक्विड। ये आप लोग के निजी जीवन में आता रहता है, सब एकदम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब याद होगा जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुलता है तो बहुत ही एक आवाज़ आता है। ठीक है, तो वो जो आवाज़ है वो कुछ नहीं है, वो गैस है जो इसमें डिज़ोल्व करके रखा गया है। तो बस वही पढ़ना है कि कैसे वो गैस को डिज़ोल्व किया गया है। सेम फैक्टर है नेचर ऑफ अ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जो थर्ड फैक्टर था विच इज़ अ प्रेशर, सो दिस अफेक्ट ऑफ प्रेशर in dissolving a gas in a liquid this effect of pressure in dissolving a gas in a liquid डिफाइन करता है हेनरी लॉ को। तो हेनरी जी क्या बोले थे? हेनरी जी बोले थे कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होगा उस लिक्विड में। तो सपोज़ कर लो कि अगर हम लोग गैस को ले लिए मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के अगर फॉर्म में ले लिए तो क्या होगा भाई, देखते हैं। तो क्या बोले हेनरी जी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा डिज़ोल्विंग होगा किसका? गैस का इन अ लिक्विड। तो हम लोग को पता है ना कि ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आते हैं, तो कांस्टेंट कौन हो गए हैं? वो है हेनरी कांस्टेंट। सो वी हैव दैट pH इक्वल टू KHX। पूरे केमिस्ट्री में K को ही कांस्टेंट बना दिया है, हर जगह K ही कांस्टेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा चेंजेस ऐड कर दिए वो लोग मेहरबानी करके कि H लगा दिए हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, और इनका जो यूनिट है वो सेम प्रेशर के यूनिट के जैसा है। क्लियर? तो मतलब अगर KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा चीज़ याद रख लीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज ऑलवेज 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 एक्सोथर्मिक इन नेचर। हमेशा ये एक्सोथर्मिक ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि गैस है, आप उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। जो गैस पहले इतना ज़्यादा फ्री था, आप उसको लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए उसको क्या कर रहे हो? कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक रहे हो। तो मतलब उसका क्या रैंडमनेस कम हो जाएगा? हाँ भाई, रैंडमनेस कम होगा, मतलब इंट्रोपी उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोपी नेगेटिव है और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी को क्या करना पड़ेगा? हमेशा नेगेटिव ही होना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपका डेल एच क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो इस फॉर्मूला को सपोर्ट करने के लिए आपका पूरा जो डिसॉल्विंग होता है इसको सपोर्ट करता है। क्या हुआ? क्योंकि उसको स्पॉन्टेनियस होना था, डेल जी को नेगेटिव होना था, तो अगर ये आपका कम हो रहा है तो आपका डेल एच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ठीक है। और नॉर्मल देखो ना, डेल एच तो नेगेटिव ही में ही आएगा। क्यों? क्योंकि गैस जब डिसॉल्व हो रहा है तो लिक्विड के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी अगर रिलीज हुआ तो वो आपका एक्सोथर्मिक कहलाएगा। एकदम नॉर्मल से सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यही हो गया, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से आपको एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, सम्स बनाने से पहले एक ठो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर लिखे हैं, तो आप लोग अपने किताब में भी जो सबसे ऊपर जगह होता है ना, खाली जगह, उसमें लिख लेना। क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगा कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे तो गैस तो वेपोराइज हो जाएगा ना, तो वो डिज़ोल्व कहाँ से हुआ? डिज़ोल्व तो नहीं हुआ। तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो गैस का जो डिसोल्यूशन है लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगा। KH डिक्रीज है तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको लेके ना क्वेश्चन आया है 2-3 बार, तो इसीलिए यहाँ बस मैंने सोचा कि हम भी यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दें, ताकि तुम लोग भी अपनी कॉपी पे थोड़ा जो सबसे ऊपर जगह है वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Henry law constant for carbon dioxide in H2O is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 1 liter soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. ये आपके घर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसी के ऊपर क्वेश्चंस बना दिया गया है। आपको पता है कि 1 atm 10 to the power 5 पास्कल होता है, तो बस फॉर्मूला बैठा दीजिए। फॉर्मूला आपका हो गया P = KH X। व्हाट इज़ X? इज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पहले निकल जाएगा, P/KH। प्रेशर आपका हो गया 2.5 × 10 to the power 5, और ये आपका KH का वैल्यू दिया है 1.67 × 10 to the power 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.5 × 10 to the power -3, ठीक है। यहाँ हमको मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, तो इसका ऊपर थोड़ा कर दे रहे जो बचा है। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता है। छोटा n क्या है? इट इज़ अ मोल ऑफ सॉल्यूट। बड़ा n क्या है? इट इज़ अ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व है ना, ठीक है। तो इसका आपका वैल्यू आ गया है 1.5 × 10 to the power -3। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू पानी कम है, तो कह सकते हैं कि n इज़ वेरी 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 लेस देन कैपिटल N। तो लिख सकते हैं कि n/n = 1.5 × 10 to the power -3। मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है? 55.55, ये पता है ना, 1000/18 करके बनाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको n चाहिए, n पूछा है, तो n/55.55 = 1.5 × 10 to the power -3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा n = 8.3 × 10 to the power -2 ग्राम या मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर। समझ में आया? इस हेनरी लॉ से बेसिकली एक तो इसके फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बस वही टेम्परेचर के साथ चेंजेस, प्रेशर के साथ चेंजेस कैसा होता है, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होता है, कब इंक्रीज होता है, बेसिकली इसी पे ही क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये थे आपके हेनरी लॉ। तो हेनरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए फाइनली। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ सॉलिड। ये बहुत इजी है, आप लोगों को पता है कि 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड होते हैं, एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं, और एक इम्पार्शियल या कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो आप लोग भी लिख लीजिए। कंप्लीटली मिसिबल, जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कौन कौन है? नॉर्मल है, इथेनॉल प्लस वाटर, ये तो सबसे मस्त एग्जाम्पल है। क्यों? ठीक है, इथेनॉल और वाटर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है, दिस इज़ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। सेकेंड आपके आते हैं पार्शियली,
पार्शियली कौन होंगे, फिनॉल प्लस वाटर, और एकदम इमिसिबल, डिज़ोल्व ही नहीं होना भाई, कुछ भी हो जाए डिज़ोल्व नहीं होना, वो है बेंजीन प्लस वाटर। ठीक है, इससे उतना पार्ट आता नहीं है, बस ये कुछ एग्जाम्पल है, अगर बाय मिस्टेक अगर एग्जाम्पल पूछ लिया तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पे कंप्लीट होता है दो चीज़, क्या कंप्लीट हो गया, सॉल्युबिलिटी का पार्ट कंप्लीट हो गया, हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर? क्या होता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर? ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसका लिक्विड एंड वेपर फेज का कॉम्पोजिशन एक टेम्परेचर पे आके एकदम सेम हो जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विड एंड वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन है उस सॉल्यूशन का एक टेम्परेचर पे आके कम्प्लीटली सेम हो जाते हैं। उसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लो, उस कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल है, सब फॉर एग्जांपल ले लो ए एंड बी, ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, ए का कॉम्पोजिशन है 40% और बी का कॉम्पोजिशन है 60% एट टेम्परेचर सपोज करो टी टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि नहीं हमको तो भैया ए को 60 करना है और बी को 40 करना है, तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहो, ये अपने कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ऑलरेडी सॉल्यूशन में हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन से भी एज़ोट्रॉप्स जो हैं वो रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, चलो देखते हैं। ओके, तो बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो टाइप का एज़ोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। सबसे पहला क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आता है कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन शो करता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन शो करता है। तो मिनिमम कौन शो करते हैं, जो भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ऑलरेडी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसमें अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप फॉर्म करते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। क्यों, चलो देखते हैं। अच्छा, जो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा। याद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता था, जब वेपर प्रेशर कम होता था। तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है सॉल्यूशन, वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है किसी भी एक कंपोनेंट से। दो कंपोनेंट से तो मिक्सचर बन रहा है, उस दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है आफ्टर फॉर्मिंग अ मिक्सचर, वो किसी भी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर इंक्रीज होते हैं जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल 95.5% एंड वाटर 4.5%, ये दोनों मिलके एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, और ये बॉईल करेंगे किस पे, इस टेम्परेचर पे ही बॉईल करेंगे। समझ में आया, इस टेम्परेचर पे ही आपका दे फॉर्म अ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। आप कितना भी इसको इस टेम्परेचर को बढ़ा दो या घटा दो, ये कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। लेकिन हम एंड में कुछ बात बताएंगे कि ये भी चेंज होते हैं, कैसे होते हैं वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कौन शो करेगा, जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन शो करेंगे। तो बेटा नेगेटिव डेविएशन अगर है तो वीपी कम, वीपी कम तो बीपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना नेगेटिव डेविएशन में, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो बेसिकली जब
जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बनाते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट किसी भी आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये रहा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर 68%, 32% एंड इट्स टेम्परेचर इज 393.5 केल्विन। ठीक है, ये हो गया मिनिमम एंड बॉइलिंग। क्वेश्चन जानते हो क्या आता है, बेसिकली यही आता है कि कौन सा आपका मिनिमम शो करता है, कौन सा मैक्सिमम शो करता है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंसेस है, पॉज करके लिख लो, काम आएगा। नेक्स्ट बात क्या हुआ कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर तो कितना भी टेम्परेचर आप चेंज कर लो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ना एक बहुत रिमार्केबल चीज़ दिखाता है प्रेशर के साथ। जब तक प्रेशर कांस्टेंट है कहानी ऐसी चलेगा, लेकिन अगर प्रेशर में चेंजेस आ गया तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर चेंज हो जाते हैं when there is a changes in a pressure which indirectly change temperature। तो हम लोग कह सकते हैं कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर नहीं है जो कभी भी ज़िंदगी में टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज ना हो। बेसिकली पता है कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसके कारण जन्म लेता है, ये जो सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उनके कारण जन्म लेते हैं। ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो इथेनॉल प्लस वाटर, ये दोनों जन का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक टाइम पे आके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उस इक्विलिब्रियम अचीव करने के कारण ये मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी भर, इट इज़ नॉट एक्यूरेट टू से दिस कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कितना भी कर लो ये चेंज नहीं है, नो, क्योंकि ये रिजल्ट ये बनता ही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वो तो चेंज हो गए प्रेशर टेम्परेचर से, तो इट इज़ पॉसिबल टू चेंज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन आप लोग को ये बता दिया गया है कि भैया ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन और कुछ आपका सर्टन एक्सपेरिमेंटल प्रूवन एग्जाम्पल दे दिया गया है जो आप लोग को लर्न करना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एज़ोट्रॉपिक कंप्लीट। लास्ट टॉपिक आता है कोनोवोलोफ रूल। इनका नाम कितना अच्छा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, फिर सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। क्या है, इस रूल का मतलब क्या है, ये क्या बोले, ये सिंपली एक लाइन बोल दिए हैं कि जो वेपर फेज होते हैं ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट दे आर मोर रिचर देन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ऑब्वियसली जो वोलेटाइल हो रहा है उसी में ज़्यादा वेपर होगा इन कंपैरिजन टू नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो सिंपली ये बोले कि वेपर फेज इज मोर रिचर in volatile component देन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। बस, और ये तो कॉमन सेंस का बात है कि जो वोलेटाइल होंगे ऑब्वियसली उनके वेपर फेज ज़्यादा होंगे, तो वेपर फेज ज़्यादा तो वो लोग वेपर में ही ज़्यादा रिच करेंगे देन द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो चलो यहाँ पे तो आज सॉल्यूशन ख़त्म हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर एक और टॉपिक आएगा। ठीक है, वो क्या टॉपिक है तो वो आपका सरप्राइज़ है। टिल देन एक एडवाइस है मेरा हर एक बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं, कोई भी अगर आप जो चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, 11 का हो या 12 का हो, प्लीज़ चैप्टर के एंड में उस चैप्टर का फॉर्मूला लिखना सीखिए। क्या होगा ना, उससे जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो 1 मिनट जो रिवीजन होता है ना, वो एक टाइम पे तुरंत रिवाइज हो जाएगा। मतलब सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस चैप्टर के एंड में आप लोग लिख लो, वो 1 मिनट रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग।